हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। इस बारे में आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, और यही कारण है कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि कहीं से भी आपको कोई भी डाउट ना रह पाए। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ें ताकि और भी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी फोन पे पहुंच जाए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक को। तो चलो हम सबसे पहले समझते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। इस बारे में ध्यान से समझिएगा। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि जब किसी वाष्पशील विलायक जैसे द्रव में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब जो है ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी विलयन को बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होता है, पहला विलेय पदार्थ और दूसरा विलायक पदार्थ चाहिए होता है। तो विलेय का मतलब होता है कि जिसकी मात्रा कम हो और जो घुले उसको हम बोलते हैं विलेय पदार्थ, और विलायक का मतलब होता है कि जिसकी मात्रा अधिक हो और ये घोलने का काम करे, तो इसका मतलब ये विलायक हुआ। जैसे मान लो कि हमारे पास जो विलायक है ये जल है और विलेय है चीनी, क्योंकि चीनी घुलने का काम करता है और विलायक जो जल है ये अपने अंदर घोलने का काम करता है ना। तो इसका मतलब जब तक ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तब तक कोई विलयन बन के तैयार नहीं होगा। जैसे मान लो शरबत, ठीक है, तो शरबत को बनने के लिए जल और चीनी चाहिए। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तब तक ये शरबत बनेगा ही नहीं। तो ध्यान से समझो। अब डेफिनेशन पे आते हैं। इसमें लिखा गया है कि जब किसी वाष्पशील विलायक जैसे द्रव में, तो आपको पता होना चाहिए जो विलायक है इसको हमने जल लिया हुआ है, और जल की प्रकृति इस प्रकार का होना चाहिए जो वाष्पशील प्रकृति का हो। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जल को अगर हम गर्म करते हैं तो ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जल है ये वाष्पशील प्रकृति का है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि इस वाष्पशील विलायक के अंदर हमें घोलना है क्या चीज़, अवाष्पशील विलेय को। ये जो हमारे पास चीनी है अगर इसको गर्म करेंगे ना तो ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये चीनी अवाष्पशील प्रकृति का है, यानी जब इसे आप गर्म करेंगे तो ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जो विलायक है ये वाष्पशील प्रकृति का होना चाहिए और जो विलेय है ये अवाष्पशील प्रकृति का होना चाहिए। अब अगर इन दोनों को आपस में मिला करके हम नया विलयन तैयार करते हैं तो नया विलयन का जो वाष्प दाब होता है ये कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। तो शुद्ध विलायक कौन है, जल है, तो इसके वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मान लो कि हमारे पास एक बर्तन है और बर्तन में हमने पहले से शुद्ध विलायक यानी केवल जल को भर रखा है। अब इसे हम गर्म करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो जो द्रव के अणु है वो भी आपस में गर्म होना शुरू हो जाएगा, और गर्म होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये वाष्प अवस्था में भी परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मान लो कि ये उबल रहा है, ध्यान से समझिए, तो अगर ये जो केवल पानी है इसमें अगर ये पानी केवल उबल रहा है तो इसका मतलब ये शुद्ध विलायक है। क्या है, शुद्ध विलायक। लेकिन जब इसके अंदर हम चीनी को डाल देंगे जो कि एक अवाष्पशील प्रकृति का है, जैसे ही आप चीनी को डालेंगे ना तो उबलना कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। इसका कारण क्या है कि इसका जो हीट है ना, किसका हीट, जो द्रव है, द्रव की जो गर्मी है, उष्मा जो है, ये चीनी के कण अपने अंदर अवशोषित करने लगते हैं, यानी ट्रांसफर हो जाता है। जब ट्रांसफर होता है तो इसका जो वाष्प दाब होता है जल का यानी शुद्ध विलायक का,
इसका जो वाष्प दाब है ये कम हो जाता है जैसे ही इसके अंदर आता है कौन, अवाष्पशील प्रकृति के विलेय पदार्थ यानी जैसे चीनी। ठीक है, तो पहले से उबल रहे पानी के अंदर अगर अचानक हम चीनी डाल दें 2 किलो 4 किलो 5 किलो, तो उस कंडीशन में होगा ये चीज़ कि उबलना बंद हो जाएगा कुछ देर के लिए, क्योंकि इसका जो हीट है कि इसका पानी का हीट यानी ऊष्मा वो क्या होगा कि चीनी के कण अपने अंदर अवशोषित करने लगेगा और धीरे धीरे गलने लगेगा। तो इसका मतलब यही ना हुआ जी कि जो विलयन का वाष्प दाब जो हमें प्राप्त हुआ है, कौन सा विलयन, तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है इसका जो वाष्प दाब होता है ना ये कम हो जाता है। किसकी तुलना में, तो जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब है उसकी तुलना में। ठीक है, यानी पहले से जो द्रव था यानी पानी था उसको जब उबाल रहे थे केवल पानी को, तो उस कंडीशन में इसका वाष्प दाब ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हमने चीनी को मिलाया और गर्म किया तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इस विलयन का वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। जब भी आपको पूछता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या है, तो आप सीधा ऐसे बोलेंगे कि जब किसी वाष्पशील विलायक जैसे द्रव में किसी अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब है ना वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है ना। यानी वाष्प दाब में जो कमी आ रही है उसी को हम बोलेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप इसका डेफिनेशन कुछ और तरीके से दे सकते हैं। तो ध्यान देना, इसमें हमने लिखा हुआ है सेकेंड डेफिनेशन। अब सेकेंड डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का है कि विलयन के वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। तो किसका किसका अनुपात होना चाहिए बाबू, तो विलयन के वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ उसका और शुद्ध विलायक के जो वाष्प दाब है उसके अनुपात को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो आखिर ये अवनमन का मतलब क्या हुआ, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ अवनमन, इसका मतलब ये हुआ कि वाष्प दाब में कितना कमी आई। ठीक है, यानी पहले से जो शुद्ध विलायक है जैसे मान लो जल, मान लेते हैं कि उसका वाष्प दाब P0 है क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में इसलिए। ठीक है, अगर ये शुद्ध अवस्था में है तो मान लेते हैं कि शुद्ध अवस्था में जो विलयन है यानी विलायक कौन, जल केवल, उसका वाष्प दाब मान लो कि P0 है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हमने चीनी को डाला यानी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को, तो उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि ये जो विलयन है इसका वाष्प दाब P हो गया। क्या हो गया, P। तो आखिर कमी कितना आई भाई, जो पहले का जो वाष्प दाब था यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, इसके वाष्प दाब में कितनी कमी आई वही होगा अवनमन। तो उसको हम कैसे निकालेंगे कमी को, तो जो विलायक के वाष्प दाब P0 है इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, तो बाद में जो हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ चीनी को डाले हैं तो उससे जो विलयन तैयार हुआ है उसका वाष्प दाब अगर P है तो वो जो वाष्प दाब है उसको हम घटा देंगे। तो शुद्ध विलायक जो वाष्प दाब है उसमें से कितना कमी हुआ तो उसको निकालने के लिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से आप विलयन के वाष्प दाब को घटा देंगे। तो आप घटा देंगे तो आप इसको बोल सकते हैं वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कितनी कमी हुई। ठीक है, साथ ही साथ इसमें लिखा गया है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, जैसा कि हमने आपको बताया कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जो है उसको हम P0 से दिखाएंगे। अब इन दोनों का अनुपात हम कर देंगे। अनुपात का मतलब बटे, यानी ये ऊपर रहेगा अंश में और ये रहेगा नीचे हर में, तो उसी को हम बोलेंगे आपेक्षिक अवनमन। जैसा कि आपको यहाँ पे जो फार्मूला है इससे आपको पता चल चुका होगा। ऊपर क्या है, तो ये है वाष्प दाब में अवनमन यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, इसमें से माइनस किया गया है जो विलयन हम बाद में तैयार किए हैं उसका वाष्प दाब, तो कितना कमी आई, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब आप घटा देंगे तो ये कहलाएगा वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन जब आपेक्षिक शब्द उड़ेगा तो आपेक्षिक शब्द के लिए इसमें P0 से भाग देना होता है, यानी कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है P0 इससे हम भाग देते हैं, यानी अनुपात यानी बटे में लिख देते हैं, तभी हम बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसका डेफिनेशन ध्यान से देख लो, इसमें क्या लिखा गया है कि विलयन के वाष्प दाब में जो अवनमन होता है ये वाला तथा शुद्ध विलायक के जो वाष्प दाब P0 है, इन दोनों के जो अनुपात है ना उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन। तो इसमें लिखा गया है एक बात कि यदि विलयन के वाष्प दाब P है
अगर पूरे विलयन का वाष्प दाब क्या है, पी है, जैसा कि हमने जैसे ही चीनी को इसमें डाला यानी अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो उससे जो विलयन प्राप्त हुआ, तो मान लेते हैं कि इस विलयन का जो वाष्प दाब है पी है, क्या है, पी है। और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है पी नॉट है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पी नॉट जो है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो आगे, तो वाष्प दाब में अनुमान कैसे निकालेंगे, यानी वाष्प दाब में कमी कितना निकला, ठीक है। तो कमी को निकालने के लिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब हम घटा देंगे। तो पी नोट में से हमने माइनस कर दिया विलयन के वाष्प दाब। जैसे ही घटाएंगे तो ये वाष्प दाब में अवनमन अभी प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, अवनमन प्राप्त, अभी आपेक्षिक अवनमन प्राप्त नहीं हुआ है। तो आखिर आपेक्षिक अवनमन कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये जो वाष्प दाब में अवनमन है इसी के डिवाइड में यानी बटे में हम कर देंगे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग, तो उस कंडीशन में हमें वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आता है आपके एग्जाम में कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो आप डेफिनेशन या इसको लिखेंगे या फिर इसको लिखेंगे, और साथ ही साथ ये फार्मूला लिखना नहीं भूलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ें लिखेंगे फार्मूला सहित, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसका टारगेट हमने पूरा कर दिया है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।